प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुश आमदेद। और मेरे साथ एज यूजुअल मौजूद हैं रऊफ क्लासरा साहब। उनको वेलकम करेंगे। क्लास साहब, सबसे पहले आपकी तासुरात, नया साल, नई बिगिनिंग्स, न्यू स्क्रीन, कैसा फील कर रहे हैं? बल्कि न्यू चैलेंजेस आई मस्ट से कि एक ऑफ कोर्स है। पहले तो हम इनके शुक्रगुजार हैं इसके न्यू ग्रुप के, इनके चेयरमैन साहब के, अब्दुर्रहमान साहब के, चौधरी साहब के, फिर ये नसरुल्लाह मलिक साहब हो गए, फिर फवाद साहब हो गए, फिर हमारे दोस्त उस्मान भाई हैं वहाँ पे। तो ऑलरेडी सारे कामरेड ही हैं, दोस्त ही हैं, एक ही प्रोफेशन में इकट्ठे रहे हैं। उनकी मेहरबानी के उन्होंने ये हमारे पे ट्रस्ट किया है और इस प्राइम टाइम इसके लिए शो के लिए लेकर आए हैं। एंड सो अगेन उनको भी हमसे तवक्कुआत होंगी और हम भी कोशिश करेंगे कि तवक्कुआत पे पूरा उतरने की कोशिश उसमें कीजिए। और स्पेशली हमारे जो व्यूअर्स हैं तो उनकी मेरा ख्याल है हमने हमेशा से एक अपनी इंटेग्रिटी और अपना एक फेयर और इंडिपेंडेंट के न्यूट्रल जर्नलिज्म भी है उसको बरकरार रखें। आप भी कोशिश करेंगे सबकी बात करें। और मेरा ख्याल आपसे बेहतर कौन जानता है कि पिछले 3 साल से आप हमारे साथ हैं कि हमने कभी किसी के साथ ना कोई रियायत की है, ना कभी कोई जाके एक होता ना ज़ाती तौर पर किसी को कोई हिट करना या खुदा ना खास जानिबदारी नहीं। मेरा नहीं ख्याल और हमारे व्यूअर्स आर द बेस्ट इस पे। तो कोशिश करेंगे इस पूरी न्यू फैमिली में। और बड़ा अच्छा मतलब है यहाँ पे एनवायरनमेंट है और बड़ा एक अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स आप जब उस नए चैनल पे जाते हैं तो वो एक थोड़े से आपको फियर्स होते हैं कि आपने, जैसे मैंने कहा कि लोग आपसे तवक्को रख कर बैठे होते हैं कि पहले से बेहतर आप परफॉर्म करेंगे। इंशाल्लाह वी हैव अ बेस्ट टीम। आप सब लोग जो हैं हमारी टीम के बड़े मैच्योर, समझदार और काम करने वाले हैं। एंड आई एम क्वाइट हैप्पी टू बी हियर। और आजकल वैसे क्यास के और आपको पता है मेस के दिन है पोलिटिकली तौर पर, अदरवाइज सो थोड़ा सा मुश्किल है। बट अगेन क्लास अब बेसिकली बात यह है कि पीपल आर ऑल आईज इन ईयर्स, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यू, क्योंकि लोग आपको पढ़ते हैं, लोग आपको सुनते हैं। और वो जो बात आप करें एक्सपेक्टेशंस की, तो डेफिनेटली हर वक्त लोगों की मर्जी की बात नहीं की जाती। इस वजह से काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होता है और फिर ये भी देखना पड़ता है कि लोग क्या सुनना चाहते हैं। बट मैंने जो आपके साथ एक्सपीरियंस किया उसमें हमेशा यही देखा है कि आपकी अपनी एक ओपिनियन रही है। चाहे उसका आपको फायदा ना भी हो रहा हो, लेकिन आप उस ओपिनियन को देते जरूर है, लोग नापसंद करें मोस्ट ऑफ द टाइम नुकसान ही हुआ है, जो मेरे ख्याल से एक सहाफ़ी की जिम्मेदारी भी है। प्रोग्राम की तरफ आते हैं, क्योंकि नया प्रोग्राम है। नाज़रीन को भी हम नया साल मुबारकबाद देंगे नए साल की जी। और हमारे साथ मौजूद हैं जो आपने सियासी मामलात की बात की। मैं पहले बता दूं कि आज हम किन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और फिर हम अपने गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जी, प्रोग्राम में सर्द मौसम में सियासत ने माहौल गरमा दिया। पीटीआई को बड़ा धचका, अहम क़यादत इंतखाबी अमल से आउट। सैकड़ों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद, अपीलें दायर। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त 3 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून तकसीम, टिकटों और ओहदों पर लड़ाइयां। शाहिद खाकान अब्बासी के बाद मोहम्मद जुबैर फट पड़े, क्या वजह बनी है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मुजफ्फरगढ़ से साबिक रुकन असम्बली जमशेद दस्ती ने अपनी फैमिली के साथ पुलिस पर बदतरीन सलूक का इल्जाम लगाते हुए चीफ जस्टिस से अपील कर दी। इंतकामी सियासत पर हालात बिगड़ने लगे। जमशेद दस्ती के इल्जामात, इनकी हकीकत क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अरकान पार्लियामेंट 12 अरब रुपए मालियत के 59,000 तोले सोने के मालिक निकले। असासों की फहरिस्त में बड़े बड़े इंकशाफात। कौन से मेंबर पार्लियामेंट के पास कितने किलो सोना है, किसके पास सबसे ज्यादा और किसके पास सबसे कम सोना है, इसकी तफसीलात भी आज के प्रोग्राम में अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं सदर मुस्लिम लीग नून सिंध बशीर मेमन साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बशीर मेमन साहब। वालेकुम अस्सलाम। और जो रऊफ क्लासरा साहब ने जो बातें की हैं, मेरे साथ इनका जाती ताल्लुक भी है और मैं गवाही देता हूँ व्यूअर्स को कि मेरे जाती ताल्लुक होते हुए ये सुबह में कोई ना कोई मतलब कोई बात, शाम को हम बैठ के बात करते थे, गपशप करते थे। मेरे भाई हैं और दोस्त हैं हमारे। लेकिन दूसरे दिन कॉलम में कोई बात होती थी तो जरूर एफआईए में जब मैं डीजी था जरूर पॉइंट आउट करते थे। हमेशा हमेशा मुझे मतलब जो 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 उनको जो फीलिंग थी वो हमेशा ओपिनियन अपना बिल्कुल शाइस्तगी के साथ और बेहतर नमूने से देता था, जो कि मुझे जाहिर है कभी कभार बुरा भी लगता था। लेकिन मैं ये समझता हूँ अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां जब अदा करने बैठते हैं तो शायद इनकी नज़र में ना कोई दोस्त है, ना रिश्तेदार है, ना कोई यारी दोस्ती है, सिर्फ और सिर्फ ये सहाफ़ी होती। तो इस बात पे मैं व्यूअर्स को और आपके चैनल को मुबारकबाद भी देता हूँ कि ऐसा इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और हकीकत है बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन दोस्त है
आपने बड़ी मेहरबानी सर, आई एम सो ग्रेटफुल। ये ज़र्फ आपका है, ये आपका ज़र्फ है, आपने जब आपका ज़र्फ है, आपने ये चीज़ें बर्दाश्त करते थे, स्टोरीज स्कैंडल्स आपके इदारे पे FIA, इट वाज वन ऑफ द पावरफुल। शुक्र आपने मान लिया, शुक्र आपने मान लिया कि जब आप मुझ पर तनकीद करते थे जी, तो मैं आपको हमेशा सराहता था। आपने कभी तल्लुक नहीं खराब किया, आई एग्री। और ये बड़े कम लोग रह गए सर, आप जैसे वो भी टॉप पे बैठे हूँ, ग्रेड 22 के ऑफिसर हूँ, DG FIA हूँ, और उनके आप पे भी कई दफ़ा मैंने चीज़ें लिखी, सख्त चीज़ें लिखी, बोला भी सही, तो लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता। आप जब भी मिले आपने पहले से भी ज़्यादा इज्जत दी, वेरी रेयर। आपसे पहले डॉक्टर जफर अल्ताफ साहब थे, इस तरह के अफसर थे, वो भी ग्रेड 22 में थे, जो बर्दाश्त करते थे। आपकी इज्जत इसलिए करता हूँ सर, वैसे ही इज्जत करता हूँ कि यू आर रऊफ कलासरा, लेकिन इसलिए ज्यादा इज्जत करता हूँ कि आपने रोटी के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ आप सच्चे हैं, आप ऑनेस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब कुछ सवालात मेरा ख्याल है रबिया के पास हैं आपसे। जी बशीर अहमद साहब, आपके सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे लगे सुन के। इसी से मैं अगर लिंक्ड एक बात करूं क्लास साहब के साथ, इजाजत के साथ, क्योंकि यूजुअली क्लास साहब की तनकीद की वजह से लोग क्लास साहब को पसंद तो करते होंगे जाती हैसियत में, लेकिन उनसे किसी ना किसी बात पे नाला रहते हैं। तो क्लास साहब जैसा शख्स जिसकी तारीफ कर रहा हो, उस शख्स के साथ क्या वजह बनी कि मोहम्मद जुबैर जो हैं वो पार्टी में उनकी वजह से थोड़े से अनकंफर्टेबल है या डिस्कंफर्ट में चले गए? आप वजह है, अगर मैं एक डायरेक्टली आपसे पूछूं। मैंने समझता, मैं चूंकि आजकल अपने इलेक्शन के सिलसिले में, अपने डोर टू डोर वर्क के सिलसिले में मैं मसरूफ हूँ बाहर, और मैंने मीडिया ताज़ा देखा नहीं है। लेकिन इतना मुझे पता है कि जब अभी 2-4 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब हमारे प्रेसिडेंट PMLN कराची के दौरे पे आए हुए थे, तो उधर वो एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए मौजूद थे, और हमारे सीनियर हैं और एक टेक्निकली साउंड इंसान है, और मेरे ख्याल में बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे गाइड हैं और मुझे गाइड भी करते हैं, और जाहिर है गाइडेंस मुझे चाहिए भी होती है। और मैं चूंकि मुस्लिम लीग नवाज में भी नया हूँ और सियासत में भी नया हूँ, तो मुझे वो सियासत के दाव पेज, तो खैर वो खुद भी टेक्निकल आदमी है, मुझे मुख्तलिफ चीज़ें वो मैं उनसे गाइडेंस भी लेकर रहता हूँ। तो मुझे नहीं पता कि वो नाराज है, मगर जिस चीज़ें मुझे पता नहीं है तो उन्होंने क्या बयान दिया है, क्या बातें की हैं, तो मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करता। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे कद से ये बड़ी बात है कि मैं अपने सीनियर के बारे में कोई बात कहूँ बगैर सुने उसको, और मतलब ये बिल्कुल इंतहाई वो गैर जिम्मेवाराना हरकत होगी कि मैं किसी के बारे में कोई बात करूं जब मैंने उनका मौक़िफ़ ना सुना हो और उनके साथ बात ना की हो। तो मैं इतना ही कहूँगा। वो इतना मुझे पता है कि वो आए हुए थे शहबाज शरीफ साहब से करने के लिए एयरपोर्ट पे, और हमारी वहाँ पे गपशप भी हुई थी, और ज़ाहिर है मैंने कोई गाइडेंस ही दी होगी। मैं ये बताऊँगा नहीं कि कौन सी गाइडेंस, लेकिन दी होगी जरूर, कोई ना कोई गाइडेंस जरूर दी होगी। अच्छा सर, आपने कोई ना कोई उनसे मशवरा किया होगा, आपने उनको मैं सिंसियर ना समझता तो मैं उनसे मशवरे ना देता। अच्छा, आपने बड़े एक अच्छे तरीके से बात की, बड़ा कम होता है कि आपने इतना हम्बल और इनकसारी के साथ जवाब दिया। तो लेकिन ये चीज़ हमने नोट की है, आप भी साहब इतना बड़ा अरसा पावर कॉरिडोर से होकर गए, हु इज़ हु जिसको आपने यहाँ पे हैंडल नहीं किया, इंटरेक्शन नहीं किए, पीपल्स पार्टी हो, इमरान खान साहब की पार्टी हो, या इवन जरदारी साहब की हुकूमत हो, आपने सारी देखी हैं। और सब आप ठीक है पॉलिटिक्स में नहीं थे, लेकिन आप पॉलिटिकल लोगों से तो इंटरेक्ट आप कर रहे थे। एक चीज़ हमने ये नोट की है, जब से आप पार्टी में आए, आपकी इंडक्शन हुई, उसके बाद जुबैर साहब अनकंफर्टेबल होना शुरू हुए, और वहीं से सारे इख्तलाफात जो हैं वो सामने आना शुरू। ठीक है आपके साथ नहीं होंगे, उन्होंने कभी आपके बारे में बात भी नहीं की, लेकिन एक फीलिंग तो आई है कि अचानक उनको हटा के आपको वहाँ पे नून लीग का सदर बनाया गया, फिर आपको कन्वीनर बनाया गया, वहाँ से ये जलसा होना था। तो आप कहीं पे अपने आप को जिम्मेदार मतलब नहीं समझते कि मेरा तो इसमें कोई कसूर है, लेकिन ये सारी शुरुआत तो आपके आने से हुई सर। सर मैं यही तो कह रहा हूँ, ट्रेन मार्च में वो सारी मीटिंग में शरीक होते थे। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि उनकी नाराजगी है ही नहीं, उनकी नाराजगी है ही नहीं, मैं तो ये समझता हूँ। इसलिए कि ट्रेन मार्च में वो साथ थे, और मेहराबपुर पे ट्रेन में वो हमारे साथ थे,
ट्रेन मार्च में जो भी हमारी मीटिंग हुई उनमें जुबैर साहब हमारे साथ थे। मेहराबपुर पे वो चूंकि हम सारे के सारे जितने भी जो जो मेंबर्स थे वो डाइनिंग कार में बैठे हुए थे, बड़े अनकंफर्टेबल बैठे हुए थे। तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर आप एक काम करें कि हम मतलब गाड़ियां कर लेते, आप जो बाई रोड चली जाए, इसलिए बैठ के पूरी रात नहीं गुजारी जा सकती और कल जलसा भी है। तो जाहिर है जलसे में भी शिरकत करनी है, तो जाहिर है वो मतलब जितने भी लोग थे फिर हम दो या तीन लोग रह गए जो कि वहां पे बैठ सकते थे आराम से। तो वो तो हमारे साथ थे, फिर वो जलसे में भी थे, जलसे में भी स्टेज पे थे। और परसों मैंने आपको बताया मेरी बात हुई है, मैंने उनसे कोई मशवरा लिया होगा, डेफिनेटली मैं मशवरा लेता हूँ, तो मैंने उनसे मशवरा लिया हुआ तो उन्होंने बिल्कुल इंतहाई गौर से मेरी बात सुनी होगी और मुझे ऑप्शन, और जिस तरह होता है कि ये 3 ऑप्शन हैं, अब इसको मैं ये इस ऑप्शन को रिजेक्ट करता हूँ, इसको इस तरह कर ले, इसको इस तरह कर ले, इसको इस तरह कर ले, वो तो मुझे मशवरे देते हैं, वो तो मुझे मशवरे देते हैं। जिस तरह होता है कई चीजें आजकल चल रही होती है जो कि मतलब पार्टी के डिसिप्लिन की वजह से पता बाहर नहीं कर सकता, तो इस तरह वो करते होते हैं। मेमन साहब इसको एक और एंगल से देख लेते हैं। आखिर आपके अंदर क्या ऐसी चीज देखी नवाज लीग ने, नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज साहबा ने, शहबाज शरीफ साहब, डार साहब, कि आपके जो ही रिटायरमेंट के 2 साल पूरे हुए DGFA के रिटायरमेंट के, आपने उनको ज्वाइन कर लिया, मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से और फौरी तौर पर उन्होंने आपको नवाज लीग का वहाँ सिंध में, ये बहुत बड़ा मतलब ओहदा है वहाँ पे अगर देखा जाए, एक पार्टी जो पावर में आने वाली है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि चौथी दफ़ा भी हुकूमत में आने वाले हैं, आखिर उन्होंने आप में क्या देखा है ऐसा, क्या ऐसी चीज़ थी जो उनको मुतासर कर गई है? बहुत सारे लोग तो ये इल्ज़ाम लगाते हैं जनाब, क्योंकि जब आप DG FIA थे तो खान साहब जब आपको कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों को, लीडरों के नाम थे, ख्वाजा आसिफ थे, शहबाज शरीफ साहब, दीगर लोग के पर्चे करें, मुकदमे करें, सेडिशन केसेस करें, तो आपने क्योंकि नहीं किए थे, आप डट गए थे। सो वो भी एक उसकी वजह बनी है नवाज शरीफ साहब के लिए कि उन्होंने कहा जनाब बंदा जो है ये बड़ा ज़बरदस्त आदमी, अपना ही बंदा है, और आपको तो मियाँ साहब तो हमेशा कहते हैं बंदा अपना होना चाहिए, तो उन्होंने अपना ही बंदा समझा हुआ था आपको DGFIA के तौर पर, क्योंकि आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो भी तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई थी। सर बिल्कुल, आपका बिल्कुल जायज सवाल है। 1 साल मैंने नौकरी की PMLN के दौर में, जब शाहिद खाका नवासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद 1.5 साल मैंने नौकरी की जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जिस दौरान में वो मेरे मिनिस्टर इंटीरियर भी रहे थे। और आप अगर पुराने वीडियो क्लिप उठा करके देख लें तो शुरू में इमरान खान साहब मेरी सेमिनार में तारीफ भी किया करते थे नाम लेकर। तो शुरू में तो मैं फेर था। नहीं, आपकी किन बातों पे खान साहब तारीफ करते थे सर? कुछ तालियां बजवाते थे? मैंने वही केसेस बनाते थे, इख्तलाफात नहीं से शुरू हुए, इख्तलाफात नहीं शुरू हुए। मैं ये कहूँगा कि मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि ये फॉर एग्जाम्पल मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, अच्छा, और चीफ जस्टिस आजकल ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वाला रेफरेंस, ख्वाजा आसिफ केस, फिर ये मतलब जितने भी नाम है, पीपल्स पार्टी के भी उसमें कही है, पीपल्स पार्टी के भी उसमें कही है, पीपल्स पार्टी के भी बहुत सारे लोग हैं। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब थे, खुर्शीद शाह साहब का ऐसा वो असद यार वली साहब, पर एक तो नहीं है ना, एक तो नहीं है कि मैं कह दूं कि सिर्फ और सिर्फ वो उसके थे। तो पीपल्स पार्टी के रफीका शाह साहब थे, और वो जो हमारे कुकर साहब है जो सेनेटर थे इस्लामाबाद से पीपल्स पार्टी की, उनका नाम भी था। मैंने उधर भी इनकार किया कि ये झूठे केस है, मैं नहीं कर सकता, आई एम सो सॉरी, बुझार है, मैं नहीं कर सकता। तो मतलब उसमें अब मेरा जो है वो मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा कि आप झूठ की बात नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ, शहबाज शरीफ साहब का जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस था, वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो केस था वो मैंने इनकार किया था, और फिर उन्होंने भेजा था NCO को, UK को, NCA नेशनल क्राइम एजेंसी UK को भेजा था, जिन्होंने के सर्टिफिकेट दे दिया कि ये बिल्कुल झूठा केस है। जो केसेस मैंने नहीं किए थे वो अब अक्रूटल हो रहे हैं हाई कोर्ट से। जो केसेस मैं कहता था झूठे, वो आज अब अक्रूटल हो रहे हैं कोर्टों से। नवाज शरीफ साहब को उसमें रिलीफ मिल रहा है, सब केसेस, वही केसेस में मरियम नवाज साहबा को रिलीफ मिल रहा है।
मैं उस वक्त भी कहता था कि ये झूठे केसेस हैं, वो कहते थे फिलहाल तो कर दो। अब ये मुझे बताएं कि आर्टिकल 6 किसी के ऊपर लग सकता है इस बात पे? आर्टिकल 6 के वो दुबई में किसी कंपनी में नौकरी करते रहे और वो मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे या डिफेंस मिनिस्टर थे। अच्छा, इस बात पे हो सकता है कि मरीम नवाज साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कि जी टेररिज्म का केस पर्चा बनता है। इस बात पे टेररिज्म लगता था कि अगर फर्स्ट लेडी की तस्वीर आ गई सोशल मीडिया पे तो टेररिज्म का पर्चा बनाओ। अच्छा, इस बात पे अब बाद में काजी फाइज ईसा साहब तो सुप्रीम कोर्ट से ही मतलब वो हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको वो कर दिया और आजकल वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के। मुझे बताया ये कौन सा ऐसा सच्चा केस था जो मैंने नहीं बनाया। मैंने तो केसेस तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही नहीं बनाए, 3 उनके थे, एक एएनपी का नहीं बनाया। तो इसका मकसद है कि मुझे एएनपी को भी सदारत देनी चाहिए थी, पीपल्स पार्टी की सदारत मुझे देनी चाहिए थी। अच्छा सर, जरा सिंध पे आते हैं थोड़ा सा। चलें, आपने एक तफसील से बता दिया, अगरचे फिर भी आपके क्रिटिक्स जो हैं वो सवाल तो उठाते रहेंगे कि आखिर वही वाली बात कि बशीर मेमन साहब जो हैं उनके पास क्या ऐसा वो था, सियासी क्लाउड था, पावर थी कि पूरा सिंध जो है उनके हवाले किया गया। तो बहरहाल ये बताएं, अपनी कंस्टिट्यूंसी में सर इस वक्त एमएनए का इलेक्शन आप लड़ रहे हैं, तो कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है सर? एक साबिक एक पुलिस ऑफिसर जो है इलेक्शन लड़ने गया है, तो क्या रिस्पांस है? और आपके अगेंस्ट जो है पीपल्स पार्टी या जीटीए वगैरह कौन है कि जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं? मैं आपको करूं, मेरा भाई 2018 के इलेक्शन लड़ा था और उसने 35,000 वोट लिए थे। जी ठीक है, 35,000 वोट लिए थे 2018 में। तो मैं पॉलिटिक्स इज नॉट न्यू फॉर मी। और मेरा बहनोई, मेरा चतुराग भाई भी है, मेरा साला भी है, वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैदराबाद का चेयरमैन था पिछली दौर में पीपल्स पार्टी का, और अभी वो चंदोजाम टाउन का चेयरमैन है। अच्छा, मेरे चचा, मेरे कजन, वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर्स रहे हैं। तो मैं कोई मतलब मैं ये नहीं था कि मैं फुटपाथ पे मैं कोई बस का इंतजार कर रहा था और बस के इंतजार में मैं बैठ गया। उन्होंने मुझे कन्वीनर लगाया। मेरे ख्याल में वो जो ड्यूटी हुई, मैं समझता हूँ वो लॉजिस्टिक्स की ड्यूटी थी, मैं ये समझता था। और जाहिर है बड़ा टफ था कि मतलब, लेकिन वो जो रिस्पांस था वो मेरी वजह से नहीं था। रिस्पांस था कि नवाज शरीफ साहब के आने की खुशी थी लोगों को। तो दूसरा, मरीम नवाज साहबा ने एक हमारा जो यहाँ पर वर्कर्स का हमने इजलास किया था, सारे सिंध के जो इंटीरियर सिंध के जितने भी थे जल सब्जी और सुदूर, उनको मेरे घर जो आला में है वहां पे बुलाया था। वहां पे ऑडियो लिंक पे खिताब किया था मेरे मोबाइल फोन पे, और दूसरा एक वीडियो लिंक पे खिताब किया था सागर में मरीम नवाज साहबा ने। तो सिंध में ट्रेन का पोजीशन ये थी कि 1450 लोग, 1404 की जितनी गुंजाइशें बैठी, और एक ट्रेन पे 2600 से 2700 लोग गए। ठीक है। और फिर बाई रोड कई लोग नाराज होकर के बाई रोड। आप सर कुछ जीतने की किस पोजीशन में है? कि आप सीट निकाल पाएंगे वहां से? पहली दफा इलेक्शन लड़े हैं सर। ना ये फैसला इंशाल्लाह सिंध के अवाम करेंगे। ये फैसला मटियारी के अवाम करेंगे। मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा करम है। एक सर बात बताएं, लास्टली एक बात बताएं कि आप जब यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के अगर फर्स्ट टाइम जाके आप आईजी लगे थे, फिर डीजीएफआई लगे थे, उस वक्त ज्यादा आपको खुशी या पावर महसूस हुई थी, या अब आप एक एमएनए के इलेक्शन के लिए वोट मांगने गए हैं लोगों के पास, अब आपको अच्छा लग रहा है? तो मतलब कौन सी फेज अच्छी थी सर? एक पावर के साथ गए थे वहां पे, यही आवाम आपके पास आती थी, हाथ जोड़े हुए आती थी कि सही हमारा मेहरबानी फरमाए, इंसाफ करें। अब आप मतलब सिंधी स्टाइल में जो इनकसारी का स्टाइल है, अब आप हाथ जोड़े आवाम के पास गए हुए वोट मांगने के लिए, हो मतलब कैसा फील होता है सर? वैसे थोड़ी देर के लिए अपना जो तो मेरा रवैया आपने देखा है सर। मेरा रवैया शुरू से, मैं कभी भी अपने आप को पावरफुल नहीं समझा। एज एसपी भी, एज डीआईजी भी, एज आईजी भी, एज डीजीएफआई भी, मैंने पावर के नशे में नहीं आया। मैं जमीन पे ही रहा, मैं जमीन पर रहा, इंसान रहा।
और अपने आप को कभी भी किसी भी किस्म के हवा में मैं नहीं रहा, ये तो गवाह आप भी है ना। ऐसे ही है, मेरे रवैये की। तो जाहिर है मैं अपने लोगों में वापस आया हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स भी उसी तरह का मिलना होगा। मैं अपने लोगों से मिलता हूँ, मेरे अंदर ना कोई कॉम्प्लेक्स था, मैं एक आम इंसान हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज्यादा परवरदिगार है, बहुत ज्यादा नवाजा। सारी जिंदगी मुझे खुदा ने बहुत ज्यादा रहमतें और करम मुझ पर नाजिल किए, बहुत ज्यादा करम किया अल्लाह ताला ने, जिसका कि मैं लायक नहीं था। मैं आज भी कहता हूँ खुदा ने मुझे बहुत ज्यादा दी, हर लिहाज से। जी ठीक है, हर लिहाज से रऊफ साहब। जी बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। बशीर मेमन साहब हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। हमारे साथ मुल्तान से सीनियर सहाफ़ी जमशेद रिजवानी मौजूद होंगे और जमशेद दस्ती साबिक रुकन असम्बली रहे हैं। उन्होंने कुछ सीरियस इल्ज़ामात लगाए हैं कि उन पर बदतरीन, उनकी फैमिली पर उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया पुलिस की जानिब से। और जो उनके साथ जो वीडियो पैगाम उन्होंने जारी किया, चीफ जस्टिस अपील की, उसकी क्या डिटेल्स हैं और इसकी हकीकत क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे जमशेद रिजवानी से। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद और हमारे साथ मुल्तान से सीनियर सहाफ़ी जमशेद रिजवानी मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जमशेद, आपसे हम बात करेंगे, जमशेद दस्ती साबिक रुकन असम्बली हैं, उनका एक वीडियो पैगाम आया जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस से अपील की। काफ़ी उनकी बुरी हालत थी, जिस हालत में उन्होंने ये वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया और जो उसमें उन्होंने बयान की बातें, वो भी बहुत एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ज़रा ये बताइएगा कि जो उनके इल्ज़ामात थे पुलिस पर, सीडीडी पर, इनकी हकीकत क्या है? देखिए हम इसको भी छोड़ देते हैं, अभी बात इस पर यकीनन करते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। लेकिन जिस तरह का वीडियो बयान रिकॉर्ड हुआ, जिसमें उसमें जो बातें की गई, जो इल्ज़ामात आयद किए गए और जो मकसद था कि अगर जुल्म हुआ है, अगर ज्यादती हुई है, अगर हुई है तो उसको प्रॉपरली हाईलाइट होना चाहिए था और वो उन्होंने हाईलाइट करने में उन्हें कामयाबी मिली है जमशेद दस्ती साहब को। और मामला आपको पता है कि आज पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये मौजू ज़ेर बहस है अभी तक भी। तो एक तो ये जो मकसद है कि जी अब आगे आ जाएं कि जी इस वाक़े से वाक़े के हक़ाइक़ क्या हैं चीज़ें। देखिए एक बात जो हमारे ज़राए कंफर्म करते हैं, दोस्त कंफर्म करते हैं, वो ये है कि पुलिस उस जफर कॉलोनी में गई है, पुलिस उनके घर गई है और उनके एक ब्रदर इन लॉ हैं 18-19 साल के, वो जब जो हमारे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि जब वो ब्रदर इन लॉ बाहर आए तो उन्होंने आते ही मोबाइल निकालकर क्लिप बनाना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस ने उन्हें रोका और इसी दौरान में उनकी अहलिया भी आ गई और उनकी अहलिया ने भी मतलब इस तरह अपने भाई को बचाने की कोशिश की। और पुलिस जो कहा जाता है कि 250-300 लोग थे, ये कंफर्म नहीं होता। एक वैन पहले से मौजूद थी, उसके बाद एक और वैन आई, तो टोटल जो 12 से 15 लोग बताए जा रहे हैं कि वो जरूर उनके घर पे रात को गए हैं और उनको पुलिस को पता था कि जी कि शायद वो घर पर आए हुए हैं जमशेद दस्ती, लेकिन वो थे नहीं घर पे। तो उसके बाद ये 4:30 बजे उन्होंने कहा कि मैंने ये बयान रिकॉर्ड करवाया और फिर 6 बजे के करीब उन्होंने दोस्तों को सुबह व्हाट्सएप किया और उसके बाद फिर ये सुबह सुबह चलना शुरू हुई और वायरल होना शुरू हुई, ये सारा सिनेरियो है। अब देखें, अगर जमशेद दस्ती साहब पर अब हम अगर एक अनपॉपुलर सा एक ओपिनियन भी शायद मुझे ऐड करना पड़े, वो ये है कि जो पुलिस प्रेशर डाल रही थी कैंडिडेट्स पर, चीज़ों पर, तो देखिए वो बहुत सारा प्रेशर कागजात नामजदगी दाखिल होते वक्त और उनकी स्कूटनी के वक्त था। लेकिन जब स्कूटनी के वक्त दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा चुके थे, तो अब उसके बाद पुलिस की तरफ से ये हाई हिंडरनेस और इस तरीके से जरूरत क्या थी। यहाँ पे आते हैं पंजाब पुलिस का रोल कि ऐसा क्या हो गया था कि जिसकी वजह से आप अब उनको ढूंढ रहे हैं और रात उनके घर भी गए हैं और क्या कर रहे हैं। तो ये एक पुलिस का, आपको पता है, जो पंजाब पुलिस का जो इमेज है, और फिर अगर आप थोड़ा सा भी करते हैं और वो बहुत ज्यादा हाईलाइट भी होता है कि जी आप, तो वो भी हुआ है। और बिल्कुल जो अब जमशेद दस्ती साहब जो इल्जाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी अहलिया को मुबैना तौर पर नंगा किया गया, बरहना किया गया, जो इसके हकायक तो जाहिर है वो खुद बता रहे हैं।
तो उस पर हमें पहला यकीन तो उनकी मौक़िफ़ पर करना ही पड़ेगा। लेकिन जो पुलिस है, पुलिस अभी इस पर खुलकर बात नहीं कर रही। जो डीपीओ नहीं बात कर रहे, डीएसपी बात नहीं कर रहे, सिर्फ पुलिस के एक एसएचओ का बयान आया है कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, और बल्कि उन्होंने तो तस्दीक की कि वो पुलिस गई नहीं। लेकिन जो हमारे अपने ज़राए भी हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि पुलिस गई थी। पहले एक डाला था, फिर दूसरा था, और इलाके के लोग भी जो उस कॉलोनी में रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ नहीं निकले। घरों उनके बहुत ज़्यादा रश वहाँ पे जो हमसाए वगैरह थे वो भी इस छापे से या इस सिनेरियो से इल्म रहे। वरना आपको पता है कि कितनी चीज़ें बातें आपको पता है लोग इकट्ठे हो जाते हैं और रिएक्शन भी होता है और पुलिस वालों के खिलाफ, तो वो भी नज़र नहीं आया। उस तरह का अभी तक कोई चीज़ें सामने नहीं आ रही सिवाय जमशेद दस्ती साहब के अपने इस बयान के। जी अच्छा, ये जमशेद बड़ा तफसील से आपने जो सारे सवालात थे उनके जवाब आपने खुद ही दे दिए हैं। एक अच्छे जर्नलिस्ट की जब वो रिपोर्टिंग कर रहा होता है यही क्वालिटी होती है। ये जैसे आपने कहा दस्ती साहब एमएनए रहे हैं, बड़े पॉपुलर भी रहे हैं, अवामी आदमी समझे जाते हैं, वो अपना हम्बल बैकग्राउंड भी नहीं छुपाते, वहाँ पे ट्रक पे बस पे खुद मतलब ड्राइवरी भी कर लेते हैं, कंडक्टर तक भी रहे, बहुत सेल्फ मेड आदमी है। बल्कि एक दफ़ा मुझे याद पड़ता है शायद कि वहाँ पे बच्चे डूब गए थे नहर में, तो उन्होंने खुद छलांग लगा के वो बॉडी जो थी उनको भी रिकवर कराने में वो मदद करते रहते। सो एक तरह के अवामी बंदे हैं। आप ये बता रहे हैं कि इतना सारा वाक़या जो उन्होंने बयान किया है, वोटर हैं उनके खासे, उनके सिंपथीज भी होंगी, तो मुजफ्फरगढ़ से कोई बंदा कोई उनकी सपोर्ट के लिए, सिंपथी के लिए, सॉलिडेरिटी के लिए, डिमांड्स करने के लिए कोई लोग बाहर नहीं निकले उनके लिए? बिल्कुल कोई बड़ा मुजाहरा नहीं हुआ, कोई उनके हक में नहीं निकला। तो क्या लोग नहीं यकीन रखते उन पर? मैं सारी बात काट रहा हूँ कि इसमें दस्ती साहब के इतने मेरा ख्याल स्टांसेस चेंज होते रहे, हम खुद भी उनको करीब से देखते हैं, जानते भी हैं। लोग अब उन पर बिलीव करना छोड़ गए हैं कि इतना बड़ा वाकया वो बता रहे हैं, जितनी संगीनी आपने भी बताई है, कि लोग उन पर यकीन नहीं करते, या लोग डर के मारे बाहर नहीं आते, या उनके साथ अपने आप को अलाइन नहीं करना चाहते। व्हाट वेंट रॉन्ग? मतलब एक दफ़ा पॉपुलर होकर वो इलेक्शन जीते हुए वहाँ से, कोई आम आदमी तो नहीं थे ये? तो आप कह रहे हैं कि आम आदमी नहीं थे। मैं इसको मेरा ख्याल है अपने आपके व्यूवर्स के लिए अब छोटा सा मुझे इजाजत दें। लेकिन जमशेद दस्ती साहब का जो पॉलिटिक्स में जो वो इन हुए हैं और उससे पहले भी एक थोड़ा सा बैकग्राउंड है, हमें उस तरफ भी अगर हम उनके हम्बल बैकग्राउंड की आपने बात की तो हम उसको जरूर शेयर करना चाहते हैं। देखें उनका ताल्लुक था मीर यूसुफ शाहबानी साहब से, जो ऑयल टैंकर ओनर एसोसिएशन चला रहे थे, याद होगा आपको, अर्ली 90s में रऊफ। और उस पर इन्होंने वो उस वक्त यहाँ पे उनका जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, तो उस पर वो जो टैंकर्स की जो पर्ची सिस्टम थी, तो जमशेद दस्ती उस सिस्टम को रन करते थे। और उसके बाद जिला बल्दियाती इंतखाब में पहली बार जिला काउंसिल मुजफ्फरगढ़ में वो लेबर काउंसिलर के तौर पे वो मुंतखब होकर आए थे। उसके बाद फिर यूनियन नाजिम बने, फिर 2008 में एमएनए बने, और उसके बाद आपको पता है आप कौमी असम्बली में उनकी तकरीरें सुनते ही रहे हैं। और फिर जो उनके स्टांस बदले, डिग्री केस पे वो नाहल हुए, दोबारा इलेक्ट होकर असम्बली में आ गए। फिर 2013 में 2 दफ़ा एमएनए बनकर 2 सीटों से जीते और आए असम्बली। फिर 2018 में हार गए। तो ये उनका पोलिटिकली और जहाँ से स्टार्ट है और चीज़ें हैं। लेकिन सारे अरसे में आम आदमी के साथ उनका जुड़ा रहना उनका क्रेडिट रहा है और चीज़ें। लेकिन आप अगर ज़रा गौर करें तो पीपल्स पार्टी के आखिरी दौर में खुद पीपल्स पार्टी की क़यादत को जिस अंदाज में उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, फिर 2013 में मुस्लिम लीग नवाज को जिस अंदाज में तकलीफ का निशाना बनाया, और फिर इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, जिनका जिक्र आपने अभी किया भी सही जी, कि उनके ऊपर भी मतलब बहुत ऐसे इल्ज़ाम जो जेब नहीं देते वो भी लगाए गए खुद दस्ती साहब की तरफ से। और अब फिर इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट है या हुकूमत है, उसको उन्होंने इस बयान के बाद और काफ़ी डिफेंसिव कर दिया। तो जमशेद दस्ती साहब का बहरहाल ये कह जाता है कि उन्हें पता है कि इस वक्त उन्होंने क्या बात किस मौके पे कैसे करनी है और खबरों में इन कैसे रहना है और तवज्जो कैसे लेनी है। तो ये बहरहाल पिछले तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने तमाम पार्टीज को वो किया हुआ है, नवाज लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, इमरान खान साहब हों, सब पे उन्होंने बड़ी सख्त, बल्कि जो आप वाली बात है बाज़ दफ़ा तो शायद बिलो द बेल्ट वाली बात है, कोई और कोई लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा। सो इस वक्त उनके साथ कोई सिंपथीज इन पार्टीज की नहीं खड़ी क्योंकि उनकी लीडरशिप हिट हुई है। आम आदमी का बता रहे हैं जिनके अपने आप को वो अलाइन करते थे। सो आम आदमी भी दूर है, पार्टीज भी दूर हैं, सिर्फ सोशल मीडिया और कुछ सिंपथी जो मिल रही है वो यहीं से चैनल से या मीडिया से, सोशल मीडिया से मिल रही है। ऑन ग्राउंड उनको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिली कि उनके साथ 4 बंदे खड़े होते, सॉलिडेरिटी का इजहार करते, या इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है कि कोई कमीशन बनाया जाए जो इन्वेस्टिगेट करे। इट्स अ वेरी सीरियस इशू
कि कोई एक वहाँ पे हाई कोर्ट का जज जो है वो इन्वेस्टिगेट करे, पुलिस को बुलाए, उनको बुलाए, मोहल्लेदारों को बुलाए, जितने सारे इल्ज़ामात लगे हैं तो डेफिनेटली तौर पर पुलिस तो मुकर गई कि हम तो गए नहीं हैं, और आप बता रहे हैं, आपके सोर्सेज कह रहे हैं पुलिस गई थी। इट मीन्स कि उनके इल्ज़ामात जो हैं अगर देन दे कैरी वेट, अगर पुलिस अगर इससे मुकर ही गई जी हम तो गए नहीं थे, और लोग आपको बता रहे हैं जी आए थे पुलिस वाले। जी बिल्कुल। और अभी कोई एक वीडियो भी वायरल हो रही है, सीसीटीवी है, जिसमें उनके घर के बाहर 10 से 12 पुलिस एहलकार देखे जा सकते हैं वॉक करते हुए गुजर रहे हैं वहां से, और चीजें हैं। अगर वो है तो वो जो हमारी जो सोर्सेज हैं वो जो बात कर रहे हैं उसको सपोर्ट करते हैं कि इतने पुलिस एहलकार थे। खुद वहां पे जो रहने वाले हैं, मेरी उनसे बात हुई है, तो वो भी उन्होंने खुद भी पुलिस को देखा, और एक डाला खड़ा हुआ था, वैन जो उनकी खड़ी हुई थी। तो ये जो मैंने कहा ना कि हाँ पुलिस ने जो कुछ किया, जमशेद रसी साहब के पास ये शायद हक था कि वो उस जो पुलिस ने जो भी सलूक किया या जो कुछ भी हुआ उसको बढ़ा चढ़ा कर, या उसको और ज्यादा तरीके से पॉलिटिकली, और जिस अंदाज में जो शायद यकीनन अगर जमशेद रसी साहब ये बात कर रहे हैं तो यकीनन उनका दुख या उनका गुस्सा बड़ा होगा, वो अपने हक बजानिब होंगे। लेकिन कुछ फैक्ट्स बहरहाल ये हैं कि वो अपनी बात को, अपनी आवाज को बुलंद करने में कामयाब हुए हैं। और जो आप बात करें उस हल्के में, तो जाहिर है इतनी तेजी से उनके जो स्टांसेस बदलते हैं रऊफ, उसकी वजह से मुजफ्फरगढ़ में उनकी जो पॉपुलैरिटी है, वो पॉपुलैरिटी उनकी नामकबूलियत में भी जाहिर होती है। जैसे आपने बात की कि आज मुजफ्फरगढ़ में कोई बड़ा मुजाहिरा, कोई 500 लोग, कोई 200 लोग कहीं इकट्ठे होकर कहीं भी किसी ने भी इस पर कोई एहतजाज नहीं किया। और जो इलाके के लोग जाहिर है उनको ये समझते हैं कि जितनी तेजी से वो स्टेप्स लेते हैं, चीजें करते हैं, तो भाजपा तो लोगों को भी टाइम नहीं मिलता कि वो क्या करें, पता नहीं सब क्या कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमशेद रिजवानी, आप हमें डिटेल्स बता रहे थे इस खबर की, और हमें टाइम देने के लिए भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे अरकान पार्लियामेंट की। उनके जो एसेट्स सामने आए हैं उसमें 12 अरब रुपए मालियत के 59,000 तोले सोने के की मिल्कियतें जाहिर हुई हैं कि ये उनके पास मौजूद है। इसकी डिटेल्स क्या हैं, अगले सेगमेंट में क्लासेस साहब से इसकी डिटेल्स जानेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और जैसा मैंने ब्रेक से पहले कहा कि अरकान पार्लियामेंट हैं जिनके पास, ब्रेक में क्लास साहब ने मेरी तस्हीह की कि आपने जो है ना वो इसको सही तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया। 17 मन सोना, जो बहुत ज्यादा सोना है, वो 59,000 तोला सोना, वो कैलकुलेशन में काफी पैसे हो गया। अच्छा क्लास साहब, ये अरकान पार्लियामेंट के पास है ये 17 मन सोना, और ये किस किस के पास है, कितना कितना है, और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जमहूरियत के ये तो फ़वायद है ना, जो लोग जमहूरियत को हर वक्त वो कहते रहते हैं कि कम से कम ये चीज़ें जो सामने आती रहती हैं, जो आपके इलेक्टेड लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इनके पास क्या कुछ है, इनको अपने एसेट्स इनको पब्लिक करने पड़ते हैं। अब क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, फिर गोशवारे जमा कराए जा रहे हैं, जमा भी हुए हैं बहुत सारे। ये बेसिकली पिछली पार्लियामेंट के हैं। अच्छा, मोस्टली इलेक्शन भी लड़े हैं जो पिछले 2018-2000 इसकी 23 की पार्लियामेंट थी, ये उसके हैं। तो आपके पास हमारे पास एक बड़ी अच्छी टीम है जिन्होंने इस पर काम किया। इमरान मकराना है, राफिया ने किया है, और कुछ लोग हैं उन्होंने साथ इसमें सपोर्ट की है। तो ये बड़ी एक खूबसूरत किस्म की स्टोरी निकली है। तो मैंने एक दिन, आपको याद होगा, मीटिंग में बैठे थे तो मैंने जिम्मे लगाया था, मैं कि यार इनके ज़रा चेक तो करें किस किस के पास कितना सोना है, टोटल कितना सोना निकलता है इन लोगों के पास। बाकी चीज़ें भूल जाएं कि गाड़ियाँ कितनी हैं, तो वॉचेज कितनी हैं, तो घर कितनी हैं, तो फलाने कितने, 2 मिनट के लिए भूल जाएं। ज़रा मैंने कहा चेक तो करें कि इनके पास सोना कितना है, टोटल गोल्ड कितना है। ये कहते हैं मुल्क गरीब है या चीज़ें हैं, हम किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। उन्होंने डिक्लेयर किए हैं अपने, उनके वो जेन्युइन होंगे, हलाल के होंगे। हम किसी पे ना रेजिंग एनी कोई फिंगर के जी कि इतना सोना कहाँ से है। आई एम नॉट सेइंग दैट, वी आर जस्ट रिपोर्टिंग एक्सक्लूसिवली, हम इन्फॉर्म कर रहे हैं आपको, अपने जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं कि किसके पास कितना सोना है। सो टोटल इसमें सेनेटर्स भी हैं, कौमी असम्बली के भी आपके, और प्रोविंशियल असम्बलीज के, टोटल मिला के हम आपको ना रोजाना की बुनियाद पे एक एक का बताया करेंगे कि जनाब के अभी हम आपको कौमी असम्बली का बताना चाह रहे हैं कि कौमी असम्बली में कितने, फिर सेनेट का बताएंगे, असम्बलीज का बताएंगे कि आजकल सियासी मौसम चल रहा है, जरा सियासतदानों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसके पास क्या वेल्थ है। सो टोटल जो हमने, ये हमारी कैलकुलेशन, और 2-3 दफा हमने कि 17 मन सोना जो है ना इन लोगों के पास है। हमारे जो आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो अब आपसे वोट मांगने के लिए आए हुए हैं ना, जिन्होंने गरीब की हालत बदलने के अभी दावे करने हैं, दे आर होल्डिंग 17 मन इनके पास सोना है।
अच्छा, उसमें जो है ये तो तकरीबन मालियत जो उन्होंने बनाई थी वो 12 बिलियन रुपीस के करीब जो है ना उसमें बनी गई है। अगर इसको टोटल किलो में देखें तो 685 किलो सोना है जो इनके पास है। ये सारे आपके MNAs जो हैं, सेनेटर्स हैं, दूसरे हैं। अच्छा, इसमें जो कौमी असम्बली के मेम्बरान हैं, ये साबिक जो अब हो गए हैं, इन्होंने 17,500 तोले इन्होंने सोना इन्होंने डिक्लेयर किया है। अच्छा, सेनेट वाले जो हैं 6,25,000 तोले इन्होंने डिक्लेयर किए हैं। इसके बाद जनाब 19,000 तोले जो हैं सोना ये पंजाब असम्बली के अरकान के पास था। अच्छा, सिंध असम्बली के जो हैं उनके पास 8,25,000 ये तोला सिंध असम्बली के अरकान के पास है। अगेन इसमें आ गया। अच्छा, फिर खैबर पख्तूनख्वा जो है इनके पास 6,000 तोले सोना इनके पास था। फिर बलोचिस्तान वाले जो हैं बेचारे हमारी तरह गरीब निकले, 2,25,000 तोले उनके निकले हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो सोना है मतलब किसके पास होगा, जो मतलब लोग गैस कर रहे होंगे कि हु मे बी होल्डिंग द मैक्सिमम गोल्ड, वो खैबर पख्तूनख्वा के साबिक ये मेंबर सूबाई असम्बली अमजद खां या अफरीदी, इनके पास सबसे ज़्यादा सोना जो है ना वो है ये 1428 तोले। इनसे मैक्सिमम ही इज होल्डिंग इट कि मैं मतलब 5 मन जो है आउट ऑफ 17 मन 5 मन जो है ना कौमी असम्बली के अरकान के पास सोना है। एक्सक्लूसिव आपके साथ डिटेल शेयर कर रहे हैं। इसमें से जनाब कुछ 17,500 तोला बनता है। तो ये इसमें ये पता चलता है कि इसमें जो यहाँ आप 51 ये खवातीन जो हैं ये साबिक आपके अरकान इसमें ये असम्बली, इनके पास 23 किलो सोना था। 57 खवातीन जो वहाँ पे MNA थी उनके पास 23 किलो सोना उनके पास था। अच्छा, फिर इसके बाद कौमी असम्बली के मेम्बरान में सरदार मोहम्मद बख्श जो हैं इनके पास सबसे ज्यादा सोना था और अब्दुल शकूर साहब ने सबसे कम सोना जो है ना उन्होंने डिक्लेयर किया। अच्छा, वो सरदार मोहम्मद बख्श मार साहब जो है 10.5 किलो सोना उनके पास है। अच्छा, शकूर साहब जो है बेचारे उनके पास 1 तोला, उन्होंने कहा जी कि मेरे पास सिर्फ 1 तोला सोना है। अच्छा, इसके बाद ये अरबाब आमिर अयूब साहब हैं, 6 किलो गोल्ड उनके पास था। अच्छा, सरदार रियाज महमूद ये मजारी साहब हैं, 500 तोले उनके पास। अच्छा, फिर इसके बाद ये मलिक एहसानुल्लाह टिवाना साहब हैं, 4.5 किलो के वो मालिक हैं। अच्छा, फिर इसके बाद मोहम्मद शहबाज बाबर साहब हैं, 1.25 किलो इनके पास था। फिर सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब जो हैं हमारे इधर बखर मियाँ वाली साइड के, 3.5 किलो ये सोना उनके पास है। नवाब यूसुफ तालपुर साहब ने 300 तोले सोना डिक्लेयर किया। मीर मुनव्वर तालपुर साहब ने उन्होंने 3540 ग्राम की ज्वेलरी जहर की। अली अमीन गंडापुर 4 किलो सोना उनके पास है। जैन कुरैशी साहब ये शामद कुरैशी साहब के जो वो हैं वो 270 तोला उन्होंने बताया कि मेरे पास है। गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब उन्होंने 250 तोले। जहद इकरम दुरानी हो गए, फवाद चौधरी, मोहसिन नवाज रांझा जो हो गए, इन्होंने कहा जी 200 तोले हमारे पास है। फरोख हबीब, राय मुर्तज़ा, इब्राहिम खां, एहसानुल हक बाजवा 200 तोले इनके पास है। साबिक आसिफ अली जरदारी साहब उनके पास बेचारे के साथ काम ही निकला यार, वो 60 तोले सोना उन्होंने मेरा ख्याल है पूरी कौम एक्सपेक्ट कर रही होगी कि कम से कम जरदारी साहब के पास तो कोई बड़े सोने की वो होंगी, ईंटें होंगी। अच्छा, आलिया कामरान साहबा 1 किलो सोने के मालिक निकली। फिर यहाँ पे आपके शीजा फातिमा ख्वाजा जो है 210 तोले उनके पास। अच्छा, जेब जाफर साहबा हैं 200 तोले उनके पास है। ऐशा रजब अली साहबा 106 तोले उनके पास था। इसके शगुफ्ता जुमानी, इस गजाला सैफी और तशफीन सफदर 100 तोले इनके पास थे। और अच्छा इसके बाद ये हो गया सीमा मोहिउद्दीन, ये जमाली, मैजा हमीद, मुनज़्ज़ा हसन, आलिया हमजा मलिक 80 तोले इनके पास है। अच्छा, सहरा बानो साहबा हैं 70 तोले उनके पास। इसका शीरी मजारी, नुसरत जवेद इनके पास 60 तोले के मालिक ये हैं। अंदलीब अब्बास, जवेरिया जफर, मलैका बुखारी, ये महरीन, ये रजाक भुट्टो 50 तोले इनके पास थे। असद महमूद साहब जो हैं उन्होंने 3 तोले सोना जाहिर किया। अब्दुल शकूर साहब जैसे मैंने कहा उनका 1 तोले है। मौलवी असमतुल्लाह जो हैं 20,000 मलियत की 4 तोला उन्होंने चांदी उन्होंने बेचारों ने उन्होंने जाहिर किया। मतलब सब ने कुछ ना कुछ डिक्लेयर किया है। और इसमें मतलब मैंने पूछा उससे इमरान, जब ये सारी स्टोरीज पे हम काम कर रहे थे तो मैं कहूँ शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब कोई इनकी कोई सोने की कान निकली हो, कोई ईंटें निकली हुई सोने की, क्योंकि लोग ईंटें भी रख लेते होते हैं। तो उन्होंने कहा जनाब इनके इसमें मुझे नज़र नहीं है कोई यहाँ पर कि सोने की कोई ईंटें हों या सोना डिक्लेयर किया हो। हम दोबारा एक नज़र फिर भी लगा लेंगे। ये हमने ज्यादा लोगों का बताया कि जिनके पास ज्यादा था। सो जनाब ये जो कहा जाता है ना इस मुल्क के पास गुर्बत है, गरीब हैं, मर गए, तबाह हो गए, तो 17 मन तोला एटलीस्ट आई एम हैप्पी के चलें कि इस मुल्क में कुछ ना कुछ वो बड़े लोग भी सही उन्होंने सोना यहाँ पे रखा हुआ। एक दौर होता था सोना जो था आपकी रुपीज़ के अगेंस्ट स्टेट बैंक के पास होती थी, एक इसको रखा जाता था एक वैल्यू के तौर पर। और इसलिए इन्फ्लेशन का भी एक रास्ता ये था कि उतने पैसे नोट छापने हैं जितनी मलियत के आपके पास सोना जो है ना वो होनी चाहिए।
सो दैट्स, ये तो आज सिर्फ हमने कौमी असम्बली का बताया आपको। सो अगला पूरा हफ्ता जो है ना, जरा रोज का आपको थोड़ा सा बताते रहेंगे कि किस किस के पास कितने किलो कितने मन सोना जो है ना उनके पास। तो वैसे क्लास साहब आपने तो खैर अभी आधी चीज बताई है, आधी आपने कहा कि मैं किस्तों में ये धचके दूंगा। नहीं, अब मतलब सारे को लोग हजम भी तो करें ना, लोगों को पहले ही हजम करने दें। सारा मतलब मन सोना इनके पास है। ये जो इंडिविजुअल एसेट्स में लोगों के पास इतना सोना निकल रहा है, और पाकिस्तान जैसा मुल्क, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमें गरीब मुल्क के रहने वाले हैं, या हर वक्त हमें फाइनेंशियल एड की जरूरत रहती है, फाइनेंशियल प्लान की जरूरत रहती है, तो जो एक इनफरादी ग्रोथ इस हिसाब से होती है, ये थोड़ी सी हैरानगी की बात नहीं होती? भाई ये सियासत में लोग, वो किसी ने पूछा ना एक उससे बेचारे नबीना से कि हाफिज साहब हलवा खाएंगे, तो उसने आगे से जवाब दिया था ना, तो उसको मैं थोड़ा सा उसकी एडिट करके ये कहता हूँ, तो फिर वो कहते हैं फिर NLC कह रहे काम वास्ते हुए सी। तो सेम गोज फॉर पॉलिटिक्स। ये इतने लोग जनूनी हो गए हैं कि हर बंदा अब सियासतदान बनना चाहता है। जरा देखें तो सही, 10,000 से ज्यादा लोगों ने नॉमिनेशन पेपर जो है ना अपने सबमिट किए, जिनमें मेरा ख्याल 3,000 के शायद उनके जो मुस्तरद उसका फिगर आ रहा था। इन लोगों को पता चल गया है कि अब पैसा भी इसी में है, क्लाउड भी है, पुलिस भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, और आपको डेवलपमेंट बजट भी मिलना है, आपने करोड़ों कमाने हैं। ये जो आपकी 85 की असेंबली के बाद यहाँ पे जो लोग आए हैं, वो मोस्टली वो पैसा और क्लाउड के लिए हैं। अब ये सियासत जो कभी होती थी कि आपने ये उसके लिए करनी है, लोगों को लिए करनी है, गरीबों को लिए करनी है, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब अपने जैसे लोगों को अपलिफ्ट करने की कोशिश करें, वो बहुत पीछे चला गया है। So more than passion, it has become a profession now. It's a business now. Politics is a business. इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बड़े बड़े लोग। आजकल पता क्या हो रहा होगा, बड़े बड़े लोगों को ये पैसा कमाने का जरिया है। अभी बहुत से लोग आपको आएंगे, ठेकेदार आएंगे, कोई यहाँ पे आपको हाउसिंग ये सोसाइटीज के आएंगे, कोई यहाँ बिल्डर्स आएंगे, कोई कंट्रैक्टर्स आएंगे, कोई आपके पास मतलब जिसके पास पैसा है वो इनको 2-2, 4-4 करोड़ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनके इलेक्शन कैंपेन पे लगवाएंगे। कोई आपको उसी दिन बिरयानी खरीद के दे देगा, कोई पोस्टर बनवा देगा, कोई बैनर करवा देगा, कोई आपको वहां पे आपको वो लेकर दे देगा, ये गाड़ियां शाड़ियां देगा। रीजन कि कल को आपने हमें कंट्रैक्ट लेकर देना। 25-30% कट जो है डेवलपमेंट फंड में, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। लोगों को लॉन्च किया जाएगा बाकायदा तौर पे पैसे वाले लोगों की तरफ से पॉलिटिशियंस को। यस, इन्वेस्टमेंट है। इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे। जैसे आपने कहा यहाँ पे अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।